नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 31 नंबर प्रश्न से लेकर 65 नंबर प्रश्न तक, जो हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। यह प्रश्न पत्र था आपका यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय का, जिसकी परीक्षा आपकी 12 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग जो शेष 35 प्रश्न बचे हुए हैं, 66 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माउंट आबू निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसी एक में स्थित है। माउंट आबू इज सिचुएटेड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। अब आपसे पूछा गया है, जो विकल्प दिए गए हैं कि कैमूर श्रृंखला, माउंट मैकाल, गुरु शिखर, दोद्दा बेटा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो आपका है गुरु शिखर। अब आपको बताते चले कि जो गुरु शिखर है, इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से, वो 1722 मीटर है। इसी तरह से आप मुझे बताइए कि दोद्दा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का या किस पहाड़ी का सबसे ऊंचा शीर्ष है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं मणिपुर, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो आपको बताते चले कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो 8 राज्य हैं वो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो आप इनमें से देख लीजिए कि कौन सा आपका सही है। तो आपका जो सही है वो आपका है त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न 68 नंबर आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। According to census 2011, which of the following states has highest density of population? ऑप्शन दिए हुए हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। अब आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। Which one of the following river has a basin area of more than 2 lakh square kilometer? ऑप्शन दिए हुए हैं महानदी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कृष्णा नदी। अब आप मुझे बताइए, इसके पहले वाले प्रश्न से ही पूछ लेता हूं कि भारत में जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सर्वाधिक है। जिस भी राज्य का सर्वाधिक है तो कुल जनसंख्या घनत्व कितना है। दूसरा प्रश्न जो है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है। तीसरा प्रश्न आप बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य ने प्राप्त की 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है। इस तरह से आप 7-8 प्रश्न जो सेंसस 2011 है उसके अनुसार आप तुरंत तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। ऑप्शन दिए हुए हैं गिरिडीह, झरिया, बोकारो और रानीगंज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है झरिया। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 71 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए टाइडल पोर्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं हांगकांग, सिंगापुर, लंदन, कोलकाता, लंदन, सिंगापुर, कोलकाता, हांगकांग। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कोलकाता और हांगकांग। ओके। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 72 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। Match list 1 with list 2 and by using codes given below select the correct answer.
एक तरफ जो सूची 1 है उसमें बांध और नदी परियोजनाएं दी हुई हैं, मतलब डैम्स और रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ किस नदी से संबद्ध ये नदी परियोजनाएं या बांध हैं वो दिए हुए हैं, उन नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो आप एक तरफ देख लीजिए कि गोविंद वल्लभ सागर, तो गोविंद वल्लभ सागर जो है वो किस पे है, आप सोचिए किस पे सा है। तो आपकी जो है वो है आपका रिहंद नदी पे। ओके, दूसरा है आपका तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल किस पे है आप सोचिएगा। तो तुलबुल आपकी किस पे है, आप सोच के तुरंत बताइए। वो है आपकी झेलम पे। उसके बाद पंचम पाद, ये किस पे है, तो पंचम पाद आपकी है गोदावरी पे। और नागार्जुन सागर वो आपकी है कृष्णा पे। तो आप आसानी से इसको लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रवाह मानचित्रों या फ्लो मैप्स का प्रयोग किसके प्रदर्शन हेतु होता है। फ्लो मैप्स आर जनरली यूज्ड फॉर शोइंग, ऑप्शन दिए हुए हैं, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा है ट्रैफिक प्रवाह या फ्लो, ट्रैफिक फ्लोज। तीसरा है ढाल दिशा, स्लोप डायरेक्शंस। चौथा है उच्चावच आंकड़े, रिलीफ डेटा। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर सही है ट्रैफिक प्रवाह। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समक्षेत्र प्रक्षेप है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल एरिया प्रोजेक्शंस। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन से आपके वो दिए हुए हैं विकल्प, मालवीट, बोन्स, गाल्स और मर्केटर। तो आप बताइए कि कौन से इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, दो पेयर्स, एक 2 सही है, एक 3 सही है, 2 4 सही है या 2 3 सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1 और 2, मतलब मालवीड और बोन्स। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में उपकरण दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, तथा दूसरी तरफ उनके क्या उपयोग हैं वो दिए हुए हैं। तो थियोडोलाइट से आप क्या नापते हैं वो आपको सोचना है। तो थियोडोलाइट से आप क्या नापते हैं बताइए। उससे नापते हैं लंबवत व क्षैतिज कोण मापते हैं, मतलब मेजर्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल्स। दूसरा है आपका क्लाइनोमीटर, तो आप क्लाइनोमीटर से क्या करते हैं, क्लाइनोमीटर से आप लंबवत कोण मापते हैं, मतलब मेजर्स वर्टिकल एंगल। उसके बाद आपका जो है तीसरा है, क्या है आप उसको सोचिएगा। तीसरा है एनीमोमीटर। तो आप बताइए दो बचे हुए उनमें से आपका कौन सा सही होगा, आप लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। वो है पवन की गति को मापता है, मतलब मीजर्स वेलोसिटी ऑफ विंड। अब उसके बाद आप सोचिएगा कि अगला जो है आपका क्या है। अगला है आपका हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर आप किसका है, तो हिप्सोमीटर आपका नापता है किसी भी स्थान की निरपेक्ष ऊंचाई। ठीक है, तो आप आसानी से इसको मिला दीजिएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो गया कौन सा हो गया, पहले का आपका दूसरा, क्लाइनोमीटर दूसरे का आपका कौन सा हो गया, दूसरे का पहला, हमने आपको बताया। तीसरे का आपका कौन सा हो गया, तीसरे का आपका तीसरा, और चौथे का आपका क्या हो गया, चौथा। ओके, तो आप इस तरह से आसानी से लगा दीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 33 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र में 13.20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया। मानचित्र की उपलक्षक भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 33 किलोमीटर of coastal line is represented by 13.20 centimeter on a topographical map. Which of the following will be the representative fraction of the map? मतलब RF आपसे पूछा गया है। तो RF का फॉर्मूला क्या होता है, distance between two points on the map upon same distance same मतलब distance between same two points on the surface of the earth। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो RF में आप 13.20 ऊपर रख देंगे और उसके बाद 33 नीचे रख देंगे। तो ये आपकी सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है, ये आपकी किलोमीटर में दी हुई है। तो जो आपकी किलोमीटर में वैल्यू दी हुई है इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे 5 जीरो आप पीछे बढ़ा देंगे। तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1:2.5 लाख। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जन आवृत्तियों की एक श्रृंखला श्रेणी के वितरण की प्रकृति सममितीय है।
तब निम्नांकित में से कौन सा उत्तर सही है? When the distribution of a series of frequencies is symmetrical in nature, then which one of the following answer is correct? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि माध्यिका बराबर 3 बहुलक माइनस 2 माध्य, मतलब मीडियन इक्वल टू 3 मोड माइनस 2 मीन। दूसरा है माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक, मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तीसरा है बहुलक बराबर माध्य प्लस माध्यिका, मोड इक्वल टू मीन प्लस मीडियन। और चौथा ऑप्शन है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आप बताइए कि चारों में से कौन सा आपका विकल्प सही है? तो आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही है, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में जो संबंध है, अगर सामान्य प्रकृति का है या सममितीय है, सिमेट्रिकल अगर नेचर है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये आपका होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध गुणांक मूल्य कोटि के साथ सुमेलित नहीं है? Which one of the following values of correlation coefficient R is not correctly matched with degree of relationship? ऑप्शन दिए हुए हैं R इक्वल टू प्लस 0.99 अति उच्च, R इक्वल टू प्लस 1 परिपूर्ण, R इक्वल टू प्लस 0.5 मध्यम, R इक्वल टू माइनस 0.99 अति निम्न। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट। ऑप्शन दिए हुए हैं बेंगलोर, देहरादून, हैदराबाद, कोचीन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है देहरादून। अब आप बताइए कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जिसे बोलते हैं NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 80 नंबर कि LIS4 संवेदक का स्थानिक रेजोल्यूशन कितना है? स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ LIS4 सेंसर इज, आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 5.8 मीटर, 2.0 मीटर, 23.5 मीटर एंड 10.0 मीटर। तो आपका जो सही है आंसर वो है आपका 5.8 मीटर। इसी तरह से LIS3 का जो वैल्यू होता है, जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है, वो 23.5 होता है। LIS2 का 36.5 होता है और LIS1 का आपका 72। ओके, इसी तरह से AWIPS का जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 56 मीटर है। लैंडसेट डेटा जो अभी आ रहा है उसका जो ऑन एवरेज है वो आपका 30 मीटर है। इसी तरह से डिफरेंट सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स के वेरियस सेंसर्स के अलग अलग रेजोल्यूशंस हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? Which one of the following is not the base of plate tectonic theory? ऑप्शन दिए हुए हैं भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, दूसरा है सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तीसरा है पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म, चौथा है महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए कि प्लेट विवर्तनिकी का कौन सा आधार नहीं है? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। 82 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कोटों की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए, मतलब सूची 1 में जो दिया हुआ है वो अपर्दन के कारक दिए हुए हैं, मतलब एजेंट्स ऑफ इरोजन, और सूची 2 में उनके द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, टोपोग्राफिक लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं। तो पवन एक तरफ दिया, तो पवन से सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से क्या बनेगा? तो पवन से क्या बनेगा? आप सोचिए क्या बनेगा, तो आप सोच के मुझे बताइए। तो पवन से सबसे पहले आपका बनेगा रिपल्स, मतलब उर्मिकाएं। दूसरा है आपका हिमानी, तो हिमानी से क्या बनेगा? यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आपका क्या बनेगा? टिल प्लेन बनेगा, मतलब कि अपोड़। और तीसरा फिर है भूमिगत जल, तो भूमिगत जल से क्या बन सकता है? भूमिगत जल से आपका बनेगा हम्स, या जिसे बोलते हैं चूर्णकूट। और प्रवाहित जल से आपका क्या बनेगा? मतलब कि अगर कोई रनिंग वाटर है तो जल गर्तिकाएं या पॉट होल्स बनेंगे।
तो आपका जो सही उत्तर हो गया 4 3 1 2। ओके, 4 3 1 2 सही हो गया। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 83 नंबर कि संरचनात्मक बेंच का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। स्ट्रक्चरल बेंच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपरदन, डिफरेंशियल इरोजन इन स्ट्रीम वैली, दूसरा है आपका नदी घाटी में समान अपरदन, यूनिफॉर्म इरोजन इन स्ट्रीम वैली, तीसरा है शुष्क प्रदेशों में वायु द्वारा विभिन्नात्मक अपरदन, डिफरेंशियल इरोजन बाय विंड इन डेजर्ट, और उसके बाद आपका चौथा है समान हिमानी निक्षेप, यूनिफॉर्म ग्लेशियल डिपोजिट। अब आप बताइए कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका पहला नंबर होगा कि नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपरदन की वजह से संरचनात्मक बेंचों का निर्माण हो सकता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 84 नंबर कि हिमालय की मुख्य सीमांत भ्रंश के मध्य स्थित है। द मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। ऑप्शन दिए हुए हैं शिवालिक लघु हिमालय, दूसरा है महान हिमालय ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय महान हिमालय, शिवालिक एवं पर्वत पदीय कटिबंध या पीडमोंट कटिबंध। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा विशालतम मरुस्थल है। विच वन इज द लार्जेस्ट एमंग द फॉलोइंग डेजर्ट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं कालाहारी, ऑस्ट्रेलियाई, गोबी, अटाकामा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑस्ट्रेलियाई। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक ऋतु क्षरण के प्रकार तथा दर को प्रभावित करते हैं। Which of the following factors affect the types and rate of weathering? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं हिमानी, जलवायु, वानस्पतिक आवरण, चट्टानों की संरचना और उच्चावच, मतलब ग्लेशियर, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवरेज, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स एंड रिलीफ। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके जो कोड दिए हुए हैं, कोड्स दिए हैं, वो है 1 2 3 4 सही है, मतलब दूसरा है आपका 2 3 4 5 सही है, 1 2 3 5 सही है, 1 2 4 5 सही है। तो आपका जो सही है वो आपका है 2 3 4 5, मतलब पहला आपका सही नहीं है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाकलापों के कारण पेडेस्ट्रल सेलों का निर्माण होता है। पेडेस्ट्रल रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं नदी, रिवर, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, समुद्री अपरदन, सी इरोजन, और हवा, विंड। ओके, तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा है। तो आपका पेडेस्ट्रल जो रॉक्स बनती हैं वो विंड के द्वारा बनती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तापमान का सामान्य अवनत दर कहाँ पाया जाता है। द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कंटिन्यूज अप टू। ऑप्शन दिया हुआ है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मीसोपॉज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ट्रोपोपॉज तक। अब ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर एवं समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर का नामकरण किसने किया। ऑप्शन दिए, मतलब पूछा गया है कि हु क्वाइंड द टर्म ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन दिए हुए हैं रदरफोर्ड, जोसेफ प्रिस्टली और ट्रिजरेंस डी बोर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ट्रिजरेंस डी बोर्ड। अगला प्रश्न है कि कोरियालिस बल प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ अकरेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स। ऑप्शन दिए हुए हैं पृथ्वी की दैनिक गति, डेली स्पीड ऑफ अर्थ, दूसरा है पृथ्वी की वार्षिक गति, ईयरली स्पीड ऑफ अर्थ, तीसरा है पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गति, डेली एंड ईयरली स्पीड ऑफ अर्थ, चौथा है प्रेशर ग्रेडियंट या वायु भार में ढलान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पहला नंबर, पृथ्वी की दैनिक गति। अगला जो आपसे पूछा गया है प्रश्न उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वर्ग बी प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, क्लास बी रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शंस दिए हुए हैं
वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से कम होता है। इवेपोट्रांसपिरेशन इज लेस देन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है। इवेपोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण के बराबर होता है। इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। और चौथा है अतिरिक्त जल स्थितियां होती हैं, सरप्लस वाटर कंडीशन। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर है बी नंबर, वाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है। अब आप बताइए कि बी किस वर्ग में होगी। तो ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार 100% सौर विकिरण में से कितना प्रतिशत वायुमंडल के विभिन्न गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है। According to the GT Trivartha, out of 100% of the solar radiation, how many percentage is absorbed by different gases of the atmosphere? ऑप्शन दिए हुए 10%, 20%, 30%, 40%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 20%। 93 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में हल्की वर्षा किस कारण से होती है। The light winter rainfall in Punjab, Haryana and western parts of Uttar Pradesh is caused by। ऑप्शंस दिए हुए हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तीसरा है लौटते हुए मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। चौथा है अरब सागर मानसून, अरेबियन सी मानसून। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन या कथनों में से भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। Which of the following statement or statements is our global temperature? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भूमंडलीय तापीकरण औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। दूसरा है भूमंडलीय ऊष्मीकरण का मुख्य कारण पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का संग्रहण है। Major causes of global warming is to build up sulfur dioxide in Earth's atmosphere। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रदर्शनों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। Select the correct answer using the codes। ऑप्शन दिए हुए केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा होगा। केवल एक आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। Who among the following is the propounder of glacial control theory of coral reefs? ऑप्शन दिए हुए हैं रेगिनाल्ड ए डेली, चार्ल्स डार्विन, जॉन मुरे, विलियम एम डेविस। तो आपका जो सही उत्तर है, कौन सा उत्तर सही है आपका। तो वो आपका सही है डेली। ओके, पहला नंबर डेली ने किया था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ऊर्जों में से चूना प्रधान कौन से हैं। Which of the following oozes are calcareous nature? ऑप्शन दिए हुए टोरोपाड, रेडियोलेरियन, डाइटम और ग्लोबिजेरेना। तो आपके ऑप्शन पूछे गए हैं कि 1, 2, 3 सही है, 2, 3 सही है, चारों सही है या 1, 4 सही है। तो आप बताइए कि चूना प्रधान कौन से हैं। तो चूना प्रधान जो आपके हैं वो कौन से हैं। 1 और 4 आपके सही हैं, मतलब टोरोपाड और ग्लोबिजेरेना, ये आपका सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सागर में 37% से 41% के मध्य लवणता की मात्रा पाई जाती है। द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी रेंजिंग फ्रॉम 37 per 1000 to 41 per 1000 is found in which of the following seas? Options are लाल सागर, रेड सी, फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, बोथिनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथिनिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लाल सागर। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रगतिशील तरंग सिद्धांत संबंधित है। प्रोग्रेसिव वेव थियरी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ द कोरल रीफ्स, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ द टाइड्स। चौथा है भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ द सिस्मिक वेव्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा आपका सही है। वो आपका है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि निम्नलिखित में से कौन पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है।
विच एमंग द फॉलोइंग बेल्ट्स इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। ऑप्शन दिए हुए हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का भी अंतिम प्रश्न है। पूछा गया है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण सामान्यतया जन्म देता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन नॉर्मली लीड्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं हैबिटाट, बायोम, क्लाइमेटिक फ्रंटियर और क्लाइमेक्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्लाइमेक्स। तो उम्मीद है कि ये जो 35 प्रश्न आपको और बताए गए ये भी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो कुल मिलाकर हमने कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया इस पेपर में, जिसमें से 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के थे व 70 प्रश्न जो है पार्ट 2 के अंतर्गत वो विषय विशेष के थे। जो विषय हमने सेलेक्ट किया वो आपका भूगोल है। तो आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी के जो सिलेबस है उसके अनुसार पूछे गए हैं। तो इस बार भी इसकी परीक्षा अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच में निर्धारित है। इसके पहले हमने 2014 का भी पेपर अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि हम आपको जितने भी पेपर्स हमारी कैपेसिटी में है मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियोस को बनाने का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद।